दिल्ली में एक तरफ प्रचंड गर्मी है तो वहीं दूसरी तरफ जल संकट है, यानी वाटर क्राइसिस है। हम देश की राजधानी दिल्ली की बात कर रहे हैं। ये याद रखिएगा, कोई गांव देहात जहां पर सूखे की मार हो, जहां पर व्यवस्थाओं की कमी हो, जहां अकाल हो, वहां की नहीं। हम देश की राजधानी दिल्ली की बात कर रहे हैं, जहां कार्यपालिका है, विधायिका है, करोड़ों के बंगले हैं। वहां पर पानी के लिए मारा मारी है। हालात ये हो गए हैं कि सरकार को पानी पर पहरा लगाना पड़ गया है। आखिर दिल्ली में वाटर क्राइसिस का खतरा क्यों मंडरा रहा है? क्या दिल्ली में अचानक वाटर की डिमांड बढ़ गई है? क्या पानी की सप्लाई ही कम हो गई है? क्या है वाटर क्राइसिस का पूरा सच? आज मैं इसकी एक तस्वीर आपको दिखाऊंगी। दिल्ली के पॉश इलाके से लेकर आउटर दिल्ली के उस इलाके तक भी आपको लेकर जाऊंगी जहां पर इस वक्त पानी के लिए कोहराम मचा हुआ है। एक तस्वीर से शुरुआत करती हूं। आपको दिल्ली के एक पॉश इलाके से महज 50 कदम की दूरी पर बसे हुए विवेकानंद कैंप की एक तस्वीर दिखाती हूं। चाणक्यपुरी, जो कि नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक वो हिस्सा जिसकी गिनती दिल्ली के सबसे महंगे इलाके पर होती है। यहां पर अगर आपको एक 3 BHK फ्लैट भी खरीदना हो तो आपको कम से कम 25 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। लेकिन वहां की तस्वीर क्या है? तस्वीर ये है वो शानदार दिल्ली की तस्वीर, जहां पर जो बुनियादी जरूरत होती है ना, पानी, उसके लिए मारामारी बची हुई है। आप देखिए, एक टैंकर है और इस एक टैंकर के पीछे कितने लोग हैं और कितने सारे पाइप हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 पाइप इस एक वाटर टैंकर। और एक टैंकर जैसे ही आता है, भीड़ की भीड़ इस वाटर टैंकर के पीछे टूट पड़ती है। देखिए, टैंकर रुका भी नहीं है, लेकिन जैसे ही स्पीड कम हुई टैंकर की कि लोग तेजी से इसकी तरफ भागने लगे और फिर ऊपर चढ़ गए। हर किसी में यह होड़ मची हुई थी कि टैंकर में पहले अपना पाइप कौन लगाता है ताकि पानी निकाला जा सके। देखते ही देखते 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने लोग ऊपर चढ़ गए। टैंकर पर दर्जनों लोग दिखाई दे रहे हैं। उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि अगर कोई टैंकर पर से गिर गया तो फिर उसका क्या होगा, क्योंकि भाई बिना पानी के तो वैसे भी गुजारा नहीं होगा। तो ये रिस्क लेने के लिए वो तैयार है। आपको ये बता दूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इसी इलाके से विधायक हैं, जो कहते हैं ना, बिजली हाफ पानी माफ। पानी है ही नहीं तो सब माफ ही माफ है। जब पानी नहीं आ रहा है घरों में तो पैसा किस बात का भाई? माफ ही माफ है सब कुछ। इनके पास दिल्ली जल बोर्ड का जिम्मा भी होता था। अब आप सोचिए कि मुख्यमंत्री के इलाके में अगर ऐसी भयावह तस्वीर है तो फिर बाकी जगहों पर क्या हाल होगा। ये तस्वीर तो आपने देख ली। अब पानी को लेकर सेंट्रल दिल्ली में किस तरह से मारामारी, एक तस्वीर आपको और दिखाती हूँ। पूर्वी दिल्ली की ये तस्वीर, पूर्वी दिल्ली की इस तस्वीर को देखिए। गीता कॉलोनी का वो इलाका जहां पर पानी के लिए मारामारी है। यहाँ पर मिक्स पॉपुलेशन है, हाई प्रोफाइल लोग भी रहते हैं, मिडिल क्लास लोगों की भी अच्छी खासी तादाद है। यहाँ पर लो इनकम ग्रुप के लोगों की भी संख्या काफ़ी है। पानी के लिए कैसी मारामारी मची हुई है वो इन तस्वीरों में आप देखिए। घरों में नल से पानी नहीं आ रहा, इसलिए लोगों के पास एक टैंकर का सहारा है, और टैंकर भी एक, पानी मांगने वाले अनेक। सोचिए, दिल्ली का जब टेम्परेचर 50 डिग्री के पास चल रहा हो, लोग हाहाकार मचा रहे हो, शरीर से पानी एक एक बूंद पसीना बनकर टपक जा रहा हो, तब पानी के लिए लोग घंटों तक इंतजार कर रहे हैं। टैंकर आते ही लोग जोर आजमाइश शुरू कर देते हैं। बच्चे हों, लड़कियां हों, महिलाएं हों, घर के बड़े हों, हर किसी को ये लगता है कि अगर टैंकर में पानी खत्म हो गया तो फिर घंटों इंतजार करना पड़ेगा। फिर बच्चों को पानी कहाँ से पिलाएंगे? पानी के लिए जद्दोजहद है। एक और तस्वीर आपको दिखाती हूँ। दिल्ली और नोएडा के बीच में एक बॉर्डर है, चिल्ला बॉर्डर। ये दिल्ली के अशोकनगर और मयूर विहार के बीच का इलाका, जहाँ पानी के लिए लोग कितने बेहाल हैं। देखिए, गर्मी के इस मौसम में जब आप एसी कमरों के अंदर रहते होंगे या फिर कूलर चल रहे हो, पंखे होंगे, घर सिर के ऊपर एक छत होगी जो आपको तेज तपती दोपहरी से बचाएगी। ऐसे टाइम पर आपको कह दिया जाए कि ज़रा बाहर निकलिए, लाइन में लगिए, एक एक कैंटर हाथ में लीजिए, और उसके बाद एक एक ये जो आप देख रहे हैं ना, पानी भरने के लिए छोटे छोटे कैन, इन्हें लेकर खड़े हो जाइए। क्या बीतेगी आपके ऊपर, ज़रा सोचिए।
और ये जो दाएं बाएं तस्वीर आप देख रहे हैं ना, जहाँ पे ये कतारबद्ध लोग खड़े हुए हैं, दाएं बाएं जो सोसाइटीज है ये डीडीए फ्लैट्स है, लेकिन ये लोग पानी के लिए सड़क के किनारे लाइन लगाकर बैठे हुए रहते हैं। क्या करें, बिना पानी तो वैसे भी सब सुन। ये तो दिल्ली में पानी का हाल हो गया, कितनी मारामारी है आपने देख लिया। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। इस वक्त काशी के वोटर्स के नाम वो एक संदेश जारी कर रहे हैं। ध्यान में जाने से पहले मोदी का मैसेज सुनिए। बस बाबा विश्वनाथ के असीम कृपा से और आप काशी वासियों के आशीर्वाद से ही संभव हो। हम यही लिए कहला कि अब माई गंगा हमें गोद ले हईन। काशी के लिए एक बार का चुनाव नव काशी के साथ विकसित भारत के निर्माण का चुनाव हो। काशी के लोगन के 1 जून के दिन नया रिकॉर्ड बनावे के हो। साथियों, बीते 10 वर्ष में केंद्र सरकार के हर योजना में काशी हमार साथ देले हो, हमके मार्गदर्शन देले हो। बाबा विश्वनाथ का भव्य धाम, काशी रिंग रोड का प्रोजेक्ट, बनारस के रेलवे स्टेशन का विकास, गंगा घाट के विकास से रोपवे प्रोजेक्ट तक हर योजना काशी ही नहीं पूरे पूर्वांचल के नए विकास से जोड़ले हो। अब ये विकास का गति आपके वोट से आगे बढ़े वाली हो। साथियों, काशी पिछले 10 वर्ष में युवा कल्याण अब विकास का राजधानी बन गई हो। सांसद खेल प्रतियोगिता में आप लोगन के उत्साह हम देख ले रहे ने। सिगरा और गंजारी के स्टेडियम हो, बनास डेयरी और राज तालाब में किसान बदे बनल पेरिशेबल कार्गो के सुविधा हो, काशी के लाखों लोगन के मोतियाबिंद के इलाज हो, पर्यटन विकास से शहर में बढ़त रोजगार हो। हर योजना से, हर अभियान से काशी के युवा पीढ़ी के, महिलाओं के, किसान के नई शक्ति मिलत हो। हमके याद है हमरे नामांकन के दिन युवा पीढ़ी कैसे एक अलग उत्साह में रहल। अब यह उत्साह हर बूथ पर दिखे, हमार यह आग्रह हो। साथियों, अब काशी के विकास के नई ऊंचाई देवे का अवसर हो। ये तभी हो पाई जब काशी के लोग 1 जून के ज्यादा से ज्यादा मतदान करियन। काशी के युवा, नारी शक्ति और किसानन से तो हमारा विशेष आग्रह हो। आप लोगन का एक एक वोट हमार शक्ति बढ़ाई, हमें नई ऊर्जा दी। आप लोगन के समाज के हर परिचित का, काशी के हर बुजुर्ग का वोट करावे के है। आपके याद रखे को हो, पहले मतदान फिर जलपान। एक बार फिर मतदान पर्व के लिए
काशी के हमारे परिवार के हमार ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान के लिए दक्षिण की तरफ अब निकलने वाले हैं। उससे पहले उन्होंने मतदान की अपील की और खास तौर पर काशी की जनता से कहा कि पहले मतदान फिर जलपान। लेकिन मैं बात दिल्ली की कर रही थी, जहां पर जल ही लोगों को नसीब नहीं हो रहा है, वो क्या करें। ऐसा नहीं है कि ऐसे हालात में सिर्फ सेंट्रल दिल्ली और ईस्ट दिल्ली में ही लोगों को पानी की किल्लत है, साउथ दिल्ली में भी पानी की भयंकर किल्लत है। यहाँ पर बसंत विहार की इलाके की तस्वीर आप देख रहे हैं। बसंत विहार की गिनती दिल्ली के पॉश या यूं कहें महंगे इलाकों में होती है। यहाँ बड़ी बड़ी कोठियां हैं, महंगे महंगे फ्लैट्स हैं, डीडीए फ्लैट्स, मतलब हाई इनकम ग्रुप से लेकर मिडिल इनकम ग्रुप और लोअर इनकम ग्रुप के भी लोग हैं। बस्तियां भी हैं। पानी की किल्लत से हर कोई दो चार हो रहा है। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर कोई कोठी में रहने वाला है, डीडीए फ्लैट्स में रहने वाला है, जहां पर अगर आम दिनों में 4 घंटे पानी की सप्लाई होती थी, तब उसकी कटौती करके 2 घंटे कर दिया गया है। और अगर क्लस्टर वाला इलाका हो गया तो आप ये समझ लीजिए वो तो टैंकर के ही भरोसे हैं। पानी के लिए उन्हें लाइन में लगना ही पड़ेगा। और वही तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। तो बाल्टी लेकर हाफती हुई, टैंकर की पीछे भागती हुई दिल्ली की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर दिल्ली में वाटर क्राइसिस हुई क्यों, दिल्ली को कितना पानी चाहिए और कितना पानी उन्हें मिल रहा है। तो आइए इसके बारे में आपको डिटेल दे देती हूं। दिल्ली को रोजाना 1290 MGD यानी कि मिलियन गैलन पानी की आवश्यकता है और मिल कितना रहा है, 969 मिलियन गैलन प्रतिदिन। यानी कि फिलहाल दिल्ली वालों को रोजाना 321 मिलियन गैलन पानी कम मिल रहा है। अब आप ये कहेंगे कि मिलियन गैलन क्या होता है, कितने लीटर पानी होता है, तो वो भी आप जान लीजिए। मिलियन गैलन में 37,85,412 लीटर पानी होता है। अब लोगों के सामने समस्या यह है कि एक तो प्रचंड गर्मी, ऊपर से पानी की किल्लत, मतलब बूंद बूंद के लिए दिल्ली तरस रही है। दिल्ली में रोजाना 321 MGD पानी की किल्लत है। मिलियन गैलन ये तो मैंने आपको समझा ही दिया है। 37,85,412 लीटर पानी आ रहा है। अगर इस हिसाब से कैलकुलेशन करें तो 1 MGD पानी की कमी का मतलब यह है कि 21,500 लोगों पर इसका डायरेक्ट असर पड़ रहा है। दिल्ली में 321 MGD पानी की कमी है। यानी अगर 321 MGD को 21,500 से गुणा कर देंगे तो 69,01,500 निकल कर आएगा। मतलब ये कि करीब 70 लाख लोगों को जल संकट से जूझना पड़ रहा है। 70 लाख। सीधे शब्दों में मैं आपको कहूं तो दिल्ली का हर 5वां व्यक्ति इस वक्त जल संकट से जूझ रहा है। आपको यह बताना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर दिल्ली में ये वाटर क्राइसिस हुई क्यों, क्योंकि गर्मी तो हर साल पड़ती है। इस बार भी गर्मी पड़ रही है, हाँ पिछले बार के मुकाबले ज्यादा तेज है। लेकिन क्या गर्मी बढ़ने की वजह से यमुना सूख गई है, या फिर ग्राउंड वाटर का लेवल और नीचे चला गया है, या फिर कोई और कारण है? तो दिल्ली सरकार जो वजह बताती है उसके मुताबिक पहली वजह तो यह है कि दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर घट गया है, और दूसरी वजह यह है कि हरियाणा से पानी कम छोड़ा जा रहा है, जिससे दिल्ली में जल संकट बढ़ता जा रहा है। दिल्ली सरकार का कहना यह है कि अगर हरियाणा ने यमुना में पानी नहीं छोड़ा तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। कितनी कमी है पानी में, कितना कम पानी हरियाणा से आप लोगों को मिल रहा है, और वो कितना बड़ा कारण है कि दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है? देखिए, आप इस बात को समझिए कि दिल्ली ऑलमोस्ट 100% यमुना के पानी पे डिपेंडेंट है। जो पानी यमुना नदी में आता है वो दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में जाता है और वहाँ से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई होता है। हम यहाँ पे वजीराबाद के यमुना पॉन्ड पर खड़े हैं। यहाँ पर पानी का स्तर होना चाहिए 674.5 फीट। यहाँ से पानी दिल्ली के 3 जो सबसे बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को जाता है। यानी तकरीबन आधी दिल्ली को यहीं से इस वजीराबाद पॉन्ड के पानी से पानी की सप्लाई होती है। आज के दिन पे जो पानी का लेवल 674.5 फीट होना चाहिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं पीछे वाटर लेवल का इंडिकेटर भी है, वो आज 670.3 पर खड़ा है। तो अगर पानी की सप्लाई ही नहीं होगी, रॉ वाटर अवेलेबल ही नहीं होगा, तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट किस पानी को ट्रीट करेंगे, वो किस पानी को सप्लाई करेंगे? तो आज जो दिल्ली में पानी की किल्लत बनी हुई है
उसका कारण सिर्फ और सिर्फ हरियाणा से जो पानी नहीं छोड़ा जा रहा है वो है। और मैम ये बताएं, दिल्ली की आबादी अगर 2.5 करोड़ भी मान लें और आपके पास तकरीबन 1000 MGD पानी पर डे रहता है, उस हिसाब से तो दिल्ली के हर व्यक्ति को हर दिन 150 लीटर से अधिक पानी मिलना चाहिए। फिर पानी जा कहाँ रहा है? देखिए, दिल्ली में अलग अलग हिस्सों में पानी का डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि कई हिस्से पहले दिल्ली में बने, फिर कई और हिस्सों में, खास करके जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं उनमें कंस्ट्रक्शन बाद में हुआ है, उसमें आबादी बाद में आई। तो दिल्ली के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर दिन में 2-2 टाइम पानी जाता है, क्योंकि ये पहले बने हुए इलाके हैं। एक आखिरी सवाल, दिल्ली में ये कहा जाता है कि जितना पानी आप लोग प्रोड्यूस करते हैं उसका 30% जो है वो बर्बाद चला जाता है, अनअकाउंटेड होता है। क्या कितना पानी बर्बाद है जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, या कि अनअकाउंटेड कितना पानी? भ्रम है। अगर 30% पानी वेस्ट हो रहा होता तो दिल्ली में बाढ़ आ जाती, दिल्ली की सड़कों में पानी भरा हुआ होता। इसलिए 30% पानी बर्बाद हो रहा है, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। ये झूठ है जो भारतीय जनता पार्टी फैलाती है। एलजी ने भी लेटर में लिखा, जो एलजी साहब फैलाते हैं। क्यों फैलाते हैं? देखिए, अगर 30% पानी, आप मुझे ये बताइए, अगर 1000 MGD पानी में से 300 MGD पानी बर्बाद हो रहा होता और लीक हो रहा होता तो आपको पूरी दिल्ली की सड़कों पे पानी नहीं दिखता। अनअकाउंटेड भी, चोरी का भी मामला। तो देखिए, लेकिन उससे किसी को पानी तो मिल रहा है। अगर किसी गरीब परिवार ने, चाहे उसको इल्लीगल तरीके से, अगर पानी की लाइन में अपनी पाइपलाइन डाल के वो पानी ले रहे हैं तो वो दिल्ली वाले। अब गलती केंद्र की है, गलती राज्य सरकार की है, गलती जल बोर्ड की है, गलती जिस किसी की भी हो, लेकिन सियासत भरपूर है। दिल्ली में पानी संकट पर केजरीवाल सरकार ने पानी की किल्लत के लिए हरियाणा की बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया, तो वहीं बीजेपी दिल्ली सरकार पर निशाना साध रही है। आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के जल मंत्री आतिशी के घर के बाहर प्रदर्शन किया और कहा कि केजरीवाल सरकार अपनी नाकामी को छिपा रही है। अब जरा सोचिए, जितने दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, अगर उनके घर के नल के बंद कर दिया जाए या उनके जाम कर दिया जाए, या जितने बड़े बड़े चेहरे दिल्ली में रहने वाले हैं, अगर उन तक पानी की सप्लाई को रोक दिया जाए, तो शायद दिल्ली के आम जनता की परेशानी से ये नेतागण भी दो चार होंगे तो ये समस्या समझेंगे और इसका सोल्यूशन भी निकालेंगे। आपको बताती हूँ कि दिल्ली में आखिर वाटर का सोर्स क्या है और दिल्ली को कहाँ से इतना पानी मिलता है। दिल्ली को मेनली 3 सोर्स से पानी मिलता है। पहला है यमुना रिवर, जहां से रोजाना 612 मिलियन गैलन पानी मिलता है। दूसरा गंगा नदी, यहां से 254 मिलियन गैलन पानी मिलता है। और तीसरा सोर्स है ग्राउंड वाटर का, जिससे 117 मिलियन गैलन पानी मिलता है। इसका टैंकर के जरिए लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। अब कहा यह जा रहा है कि हरियाणा रोजाना दिल्ली को जितना पानी सप्लाई करता है उसमें कटौती कर दी है, जिससे यमुना में पानी का लेवल कम हो रहा है। ऐसी स्थिति में 1 मई से ही यमुना का वाटर लेवल 674.5 फीट था, जो कि 8 मई आते आते बदलकर 672 पर चला गया, यानी 674 से सीधा 672 पर आ गया। 20 मई को यमुना का वाटर लेवल 1 फीट और कम हो गया और 671 फीट रह गया। 28 मई को यही लेवल 669.8 फीट रिकॉर्ड किया गया। इसका मतलब समझिए, धीरे धीरे करके यमुना का स्तर पानी का नीचे जाता जा रहा है और दिल्ली पानी की आपूर्ति के लिए यमुना में वाटर लेवल कम से कम 674 तो होना ही चाहिए। गर्मी बढ़ने के साथ ही राजधानी दिल्ली में फिर से एक बार पानी की किल्लत हो गई है। दिल्ली सरकार का ये कहना है कि हमारे पास पानी का सिर्फ एक स्रोत है, यमुना नदी, और उस यमुना नदी में हरियाणा पानी नहीं दे रहा है, इसीलिए दिल्ली वालों को पानी हम नहीं दे पा रहे। और इसके पीछे की वजह क्या है वो मैं दिखा रहा हूँ। दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी का ये कहना है कि यहाँ पे वजीराबाद में, मैं इस वक्त वजीराबाद में हूँ, और ये यहाँ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पास में अगर वाटर लेवल देखें आप इस वक्त, तो 670.3 फीट पानी है यहाँ पे। सामान्य रूप से इस वाटर ट्रीटमेंट को फंक्शन करने के लिए 674.5 फीट पानी चाहिए, जो कि नहीं है, और ये एक बड़ी वजह है। आतिशी जी का ये कहना है कि दिल्ली के 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जिसमें वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीधा सीधा यहीं से पानी जाता है और उसी को ट्रीट करके दिल्ली के लोगों को पानी दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो सरकारी आंकड़े हैं उसके मुताबिक दिल्ली की जो क्षमता है हर दिन 956 MGD पानी को ट्रीट करने की, उससे ज़्यादा पानी राजधानी दिल्ली में ट्रीट किया जा रहा है। 990 MGD, ये कल का डेटा मैं आपको बता रहा हूँ कि कल राजधानी दिल्ली में 990 MGD पानी
ट्रीट किया गया और वो सप्लाई किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी जो 2.5 करोड़ लोग दिल्ली में रह रहे हैं, तकरीबन 2.5 करोड़ लोग, उनको पानी की दिक्कत हो रही है। एक बड़ा सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या इसकी वजह ये है कि पानी के डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में लीकेज और अनअकाउंटेड यानी पानी की चोरी, क्या इस वजह से भी पानी की कमी हो रही है? दिल्ली सरकार का साफ कहना है कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है। 30% का डेटा कहीं से भी ऑथेंटिक नहीं है, इतना पानी कहीं से वेस्ट नहीं हो रहा है। और जहां तक कमी की बात है तो उसके बारे में सीधा सीधा ये कहा गया है कि अगर हमारे पास सफिशिएंट पानी होता तो 40 से 50 MGD पानी और ट्रीट किया जा सकता था, और ये आंकड़ा दिल्ली में प्रतिदिन 1000 MGD से ज़्यादा बढ़ जाता और दिल्ली वालों को दिक्कत नहीं होती। और इसके साथ साथ ये भी एक परेशानी है कि दिल्ली में जो अलग अलग इलाके हैं वहाँ पे कई इलाकों में पानी बहुत ज़्यादा सप्लाई किया जा रहा था शुरू से ही, और कई इलाकों में कम, तो उसको अब रैशनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान में अब बात होगी प्रधानमंत्री मोदी के उस कदम की जिसे पूरा विपक्ष भयाक्रांत है, डरा हुआ है। अब से करीब 1.5 घंटे के बाद पूरे देश में चुनाव प्रचार थम जाएगा। मोदी अभी तक चुनाव साधना में व्यस्त थे, अब मोदी आध्यात्मिक साधना करने के लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी ही देर के बाद कन्याकुमारी जाएंगे, जहां वो अगले 45 घंटे तक समंदर में साधना करेंगे, ध्यान में लीन होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की साधना आज शाम से 1 जून तक दोपहर करीब 3:30 बजे तक चलेगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी 1 जून की शाम को वापस दिल्ली लौटेंगे। मोदी की साधना पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष को इस पर ऐतराज क्यों है, आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप देखिए मोदी की आध्यात्मिक यात्रा क्यों अहम है। प्रधानमंत्री मोदी दरअसल हर चुनाव में प्रचार खत्म होने के साथ साथ एक आध्यात्मिक यात्रा जरूर करते हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने 2014 से ही कर दी थी। 14 चुनाव में कैंपेन खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी शिवाजी से जुड़े हुए प्रतापगढ़ किला गए थे। प्रतापगढ़ वही जगह है जहां शिवाजी ने अपने बागनक से अफजल खान का काम तमाम किया था। 19वीं प्रचार के बाद केदार घाटी गए थे। मोदी ने केदारनाथ मंदिर के ऊपर पहाड़ियों में रुद्र गुफा में ध्यान किया था। अब वो आज कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष परेशान है, और इतना परेशान है कि तरह तरह की टीका टिप्पणी की जा रही है। कह रहे हैं कि ये संविधान के खिलाफ है, चुनाव के बीच में इस तरीके की तस्वीरें नहीं आनी चाहिए, आई तो कानूनी केस किया जाएगा। अखिलेश यादव तो यहां तक कह गए कि जहां वो ध्यान करने जा रहे हैं वो तो भारत का आखिरी छोर है, और उसके बाद तो फिर समंदर ही समंदर है, कहीं मोदी जी अंटार्कटिका तक ना पहुंच जाएं। इस तरीके की टिप्पणी की जा रही है। हमारे साथ संजय निरुपम जी जुड़ गए हैं। आप कांग्रेस के पूर्व सांसद रहे हैं, कांग्रेस की कार्य प्रणाली से लेकर हर चीज बहुत बेहतर तरीके से आप समझते हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। ये कांग्रेस पार्टी को इतनी बुद्धि कौन देता है कि अगर प्रधानमंत्री आध्यात्म के लिए यात्रा भी करने जाएं तो उस पर भी टीका टिप्पणी करनी जरूरी है? देखिए, मैंने बहुत पहले कहा था कि कांग्रेस पार्टी में बुनियादी तौर पर धर्म और धार्मिक परंपराओं से नफरत करने वाले लोग भरे पड़े, वही इस समय नीति निर्णायक पदों पर हैं और वही तय करते हैं। थोड़ा और अच्छे से बताऊं तो ये थोड़े नास्तिक टाइप के लोग हैं। उनको धर्म का महत्व नहीं मालूम, अध्यात्म का महत्व नहीं मालूम है, उनको धार्मिक आस्थाओं का अर्थ नहीं मालूम है, उनको धार्मिक परंपराओं का अर्थ नहीं मालूम है। और इसलिए जब प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की कि वो चुनाव प्रचार के बाद एक लगभग 36 घंटे के लिए वो मौन व्रत रखेंगे या मेडिटेशन करेंगे या फिर ध्यान में मग्न होंगे, तो इसको समझ ही नहीं पाए। और इसका जिस तरीके से विरोध हुआ ये साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी बुनियादी तौर पर धर्मद्रोही है। कांग्रेस पार्टी में जो निर्णय लेने वाले लोग हैं बुनियादी तौर पर नास्तिक और अध्यात्म के खिलाफ है। मैं प्रधानमंत्री के इस फैसले को कहीं से भी एक कानून विरोधी नहीं समझता हूँ, गैर कानूनी नहीं समझता हूँ, उसमें किसी प्रकार से भी आचार संहिता का उल्लंघन भी नहीं मानता। भाई लगभग 1.5 महीने का इनका कैंपेन था, लगभग 200 से ज़्यादा रैलियाँ की उन्होंने, 80 से ज़्यादा टेलीविज़न इंटरव्यूज़ दिए। आप देख रहे हैं रोज़ 3-3, 4-4 जगहों पे भाषण दे रहे हैं। तो एक बार इतना सब कुछ करने के बाद एक आदमी शांति की तलाश में निकलता है और कहीं शांति और सुकून चाहने के लिए कहीं स्थिर होना चाहता है। तो इसके लिए अगर विवेकानंद रॉक मेमोरियल में जा रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? और वो एक बहुत ही पवित्र स्थल है,
वही जगह है जब पूरे हिंदुस्तान में स्वामी विवेकानंद भ्रमण करने के बाद जाकर के एक बहुत लंबा वहाँ पर मौन धारण किया था और पर वहाँ पर मेडिटेशन किया था। तो उस पवित्र जगह पर अगर प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो उस पर ऐतराज करना मतलब कांग्रेस पार्टी बुनियादी तौर पर हिंदू परंपराओं का, आध्यात्मिक परंपराओं पर ऐतराज कर रही है, जो कि उनका बुनियादी चरित्र है। ये बहुत लोग कह चुके हैं और बहुत बार इस प्रकार के सबूत कांग्रेस ने दिए हैं। नहीं, ये ऐतराज इसलिए है क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये पश्चाताप, ये ध्यान तो उन्हें 5 साल पहले कर लेना चाहिए था। और उनके ध्यान से समस्या इसलिए भी, वो कह रहे हैं कि फिर कैमरा लेकर ना जाएं, लेकिन मोदी जी वो ध्यान करके आ जाएं लेकिन कैमरा लेकर ना जाएं। देखिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ये व्यक्ति पे निर्भर करता है कि सबसे पहले वो शांति और सुकून ढूंढता किस चीज़ में। अगर कोई पवित्र काम करके और एक ऐसा काम करके जिसको छुपाने की कोई मजबूरी नहीं है, तो वो अगर उसके उस पूरे एक्टिविटी या उसकी प्रक्रिया को, उसकी गतिविधियों को कोई कैमरा कवर करता है तो उसको कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर शांति और सुकून चाहिए तो वो वीड फूंकते हैं, गांजा फूंकते हैं, कोई शराब पीता है, कोई और भी ऐसी हरकतें करता है जो नहीं चाहता कि कैमरा उसको कवर करे। तो जो लोग शांति हासिल करने के लिए गैर कानूनी या गलत एक्टिविटी में शामिल होते हैं, उनको इस बात का डर होता है कि कोई झांक कर देख न ले, कहीं कैमरे से कवर न हो जाए। प्रधानमंत्री तो एक बहुत पवित्र काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा आध्यात्मिक काम कर रहे हैं, और उसमें अगर वहाँ कैमरा कवर करता है तो क्या फ़र्क पड़ता है। भारत का प्रधानमंत्री अगर कोई भी एक्टिविटी करता है तो कैमरे के लेंस के अंदर होता और होना भी चाहिए, क्योंकि वो एक इतिहास दर्ज हो रहा है, इतिहास बन रहा है। तो आज जो रॉक मेमोरियल में प्रधानमंत्री जी जाएंगे, वो एक छोटी मोटी घटना नहीं है, वो आने वाली पीढ़ी के लिए और आने वाली कई जनरेशन के लिए एक यादगार घटना होगी और उससे वो लोग प्रेरणा भी लेंगे। तो मुझे लगता है इसलिए संजय जी, आपने कहा ना कि ये कांग्रेस पार्टी की बुनियादी समस्या है, शायद इस पर उतनी चर्चा भी नहीं होती, इसमें चुनाव का एंगल भी नहीं ढूंढा जाता। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे वो आरजेडी के मनोज झा हो, सब एक सिरे से इसको चुनावी रंग रूप देने की कोशिश कर दी। ये जितने भी नाम लिए आपने, ये सब बेसिकली एक खास वर्ग के वोटों के लिए एक अपना जुगत लगाने में लगे रहते हैं। और उस पूरी प्रक्रिया में जो मेजॉरिटी है हिंदुस्तान का, जो बहुसंख्यक समाज है, उस समाज की भावनाओं को कैसे आहत किया जाए, उस समाज को कैसे हर्ट किया जाए, या उस समाज के खिलाफ कैसे खड़ा रहा जाए ताकि दूसरा वर्ग प्रसन्न हो, जबकि सच नहीं। हाँ, बिल्कुल आपने सही समझा है। लेकिन सच्ची बात बताऊं आपको, इस प्रकार के आध्यात्मिक कामकाज से मुस्लिम समाज भी नाराज नहीं होता। वो भी एक धार्मिक समाज है, उसको भी नमाज पढ़ने और अजान सुनने में एक आनंद मिलता है, उसका भी एक अध्यात्म है। और ऐसे आध्यात्मिक लोग जो बड़े पैमाने पर मुस्लिम समाज को हैं या क्रिश्चियन समाज, जरा उनसे पूछिए ना, वो बोलेंगे इसमें गलत क्या है भाई। कोई व्यक्ति हिंदू है तो वो जाकर के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में एक ध्यानमग्न हो रहा है, इसमें गलत क्या है। बिल्कुल उसी तरह से कोई क्रिश्चियन है, वो चर्च में जाकर के एक शांति की तलाश करता है। कोई मुस्लिम है, वो जाकर अपना मस्जिदों में जाकर के नमाज पढ़ता है और वहाँ शांति की तलाश करता है। तो सबके अपने अपने तरीके हैं। तो ये एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो पूरी दुनिया में जो अध्यात्म विश्वास करने वाले लोग हैं उस प्रक्रिया में शामिल होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो लोग हैं, मतलब हमारे यहाँ जो पहले मैं जहाँ था, कांग्रेस पार्टी में जो लोग हैं, वो ऐसे लोग हैं जिनको अध्यात्म का अर्थ ही नहीं मालूम है, जिनके मन में अध्यात्म के प्रति कोई सम्मान ही नहीं है। और यही वजह है कि लगातार ये पार्टी खत्म होती चली जा रही है। मुझे लगता है 4 जून के बाद जो नतीजे आएंगे, चाहे जितना भी वो फर्जी कैंपेन, राहुल गांधी तो बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, हालांकि उनका ये बयान पुराना हो गया है, पर वो तो कहते हैं ना कि मैं तो शिव को जानता हूँ, आपने शिव को पढ़ा है क्या, मैं शिव को समझता हूँ। धर्म की, अध्यात्म की बात तो आजकल वो भी करने लग गए हैं। हाँ, वो तो केदारनाथ भी गए थे, वो मुझे पता है। देखिए, इस प्रकार के लिए ओकेजनली कहीं जाना और एक कहीं साबित करने के लिए, स्थापित करने के लिए कोई एक एक्ट करना, कोई एक एक्शन लेना, ऐसे नहीं होता है। एक आदमी के शरीर के अंदर, उसकी भावनाओं के अंदर, उसके रगों के अंदर एक अध्यात्म होता है और धर्म का सम्मान होता है। और जो व्यक्ति धर्म का सम्मान करता है ना, वो किसी भी व्यक्ति के धार्मिक प्रक्रिया के ऊपर किसी प्रकार का ऐतराज नहीं करेगा। वो कहेगा ठीक है साहब, आपका धर्म है और आपकी आस्था है, हम इसका सम्मान करते हैं। लेकिन चूंकि इनको दिखावा करना होता है, इसीलिए कई बार भारतीय जनता पार्टी वाले बोलते हैं ना कि ये ओकेजनल हिंदू हैं। तो ये ऐसी घटनाओं के बाद ये स्थापित हो जाता है।
पहले मुझे भी लगता है कि बीजेपी के लोगों को ये सब नहीं बोलना चाहिए, मुझे अब लगता है कि नहीं, ये सही कह रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ चुनाव का टाइम आएगा तो कभी मंदिर में जाएंगे, कभी मत्था टेक लेंगे, कभी जलाभिषेक कर लेंगे, कभी, तो ये सब जो दिखावा है ना, इस दिखावे को हिंदुस्तान की जनता पहचानती है, समझती है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस के लोगों को हिंदुस्तान की जनता की समझ ही नहीं है। नहीं, लेकिन अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि अब तो मोदी जी को फुर्सत ही फुर्सत है। वो कह रहे हैं मोदी जी को फुर्सत ही फुर्सत है, और जहां पे वो मेडिटेशन करने जा रहे हैं वो तो भारत की आखिरी सीमा है, फिर तो समंदर शुरू हो जाता है। मोदी जी यहाँ से बस पानी ही पानी। अब उनका वो इशारा क्या था, वो कहना क्या चाह रहे थे, आप बेहतर समझेंगे। संजय जी, कैसी बातें हैं ये? मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, मैं उतना ज़्यादा उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को मैं फॉलो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन 2017 में या 22 में समाजवादी पार्टी ने ये क्लेम किया था कि ऑलरेडी 222 सीटें लेकर के वो सरकार बना रहे। और क्या हुआ उत्तर प्रदेश में पिछले 2 चुनाव में, सबको पता है। पिछले चुनाव में 2019 में, जहाँ तक मुझे पता है, जो कांग्रेस पार्टी में एक सज्जन हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने सर्वे करके आदरणीय राहुल जी को बताया कि साहब अपनी सरकार बन रही है और आप प्रधानमंत्री बन रहे हैं। और मेरी जानकारी के हिसाब से राहुल जी के लिए सूट भी सिलवा लिया गया था। तो 2019 में चुनाव में जीत रहे हैं और सरकार बना रहे हैं, आप प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इस प्रकार से उनका जो इकोसिस्टम है, इसने उनको समझा दिया था और वो मानसिक तौर पर तैयार हो गए थे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो हम सब हार गए, मैं भी हारा था तब, और 50 से कम सीटें आई। तो बिल्कुल उसी तरह की एक शेख चिल्ली का ख्वाब विपक्ष के नेताओं के द्वारा देखा जा रहा है। ये ख्वाब अधूरा, ये ख्वाब मतलब एक तरह से ख्याली पुलाव जैसा है, एक ऐसा ख्वाब है जो दिन में देखा गया है। मुझे नहीं लगता कि इंडिया अलायंस के लोगों को जीत मिलने वाली है या वो सरकार बनाने वाली है। अच्छा, मोदी साधना करें, नहीं, मैं अपनी गट फीलिंग के आधार पर कह रहा हूँ जी। मैं ये कह रही हूँ कि अब मोदी साधना करें या ना करें, वो विवेकानंद रॉक में जाकर करें या वो दिल्ली में ही बैठ के अपने प्रधानमंत्री आवास में कर ले, इससे विपक्ष इतना विचलित क्यों हो जाता है? जैसी साधना की बात आती है, ध्यान की बात आती है, मंदिर की बात आती है, इतना विपक्ष के अंदर ये विचलन किस बात की है? इसके 2 कारण हैं। एक तो सब मूर्ख है, यह मूर्खतापूर्ण एक स्टैंड होता है विपक्ष में बैठे लोगों का। और दूसरा, जैसा कि मैंने बताया कि एक खास समाज को, वर्ग को प्रभावित करने के लिए, उसको उत्तेजित करने के लिए इस प्रकार की एक भूमिका ली जाती है, इस प्रकार का स्टैंड लिया जाता है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा एक तुष्टीकरण की राजनीति की संज्ञा दी थी। तो एकदम से ये तुष्टीकरण नहीं है, लेकिन जानबूझ के दूसरे वर्ग को जगाने के लिए, उत्तेजित करने के लिए प्रधानमंत्री या किसी भी हिंदू प्रयास या हिंदू परंपरा या हिंदू आग्रहों के ऊपर ऐतराज करना, यह एक पुराना शगल है जो विपक्ष में बैठे, जो कम्युनिस्ट टाइप के लोग हैं, सोशलिस्ट टाइप के लोग हैं, और कांग्रेस में पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अभी तो कांग्रेस पूरी तरह से लेफ्टिस्टों के दबाव में है, लेफ्टिस्टों के प्रभाव में है। जितने मेन नेता हैं सब या तो नास्तिक हैं या लेफ्टिस्ट हैं या सोशलिस्ट हैं। उनको इस देश के मुख्य धारा की जो राजनीति है, मुख्य धारा का जो विचार है, मुख्य धारा की जो सोच है, इस सोच का अब एहसास नहीं रहा। इस सोच से बिल्कुल वो डिस्कनेक्ट हो गए, इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं जिससे यहाँ का सर्वसामान्य वर्ग जो है, जो बहुसंख्यक वर्ग है, वो इनसे कनेक्ट ही नहीं कर पाता। इसलिए पिछले 10 वर्षों से ये संघर्ष कर रहे हैं, और अगर यही हरकत रही तो आने वाले दिनों में भी ये जो विपक्ष में बैठे लोग हैं या कांग्रेस में बैठे लोग हैं, यूं ही संघर्ष करते रह जाएंगे। कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि ये दरअसल ध्यान करने नहीं जा रहे हैं, वो प्रायश्चित करने जा रहे हैं। कपिल सिब्बल क्या चीज है सबको पता है। वो तो कांग्रेस के माहौल में चांदनी चौक से 1-2 बार जीते, और वो भी जीते तो मुस्लिम वोटों की वजह से जीते। आप कहीं पे चुनाव लड़के जीत के दिखा दे। कपिल सिब्बल अगर इतने बहुत बड़े वकील हैं, उनके वकालत के पेशे का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन वो जन सामान्य के बीच रह करके जन सामान्य की भावनाओं को समझ करके राजनीति करें, ऐसी समझ उनमें नहीं है। कपिल सिब्बल बेसिकली इंटेलेक्चुअल टाइप के लोग हैं। तो कांग्रेस पार्टी या विपक्ष में सभी ये इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करने वाले लोग हैं, जो भारत के जनमानस में क्या गुजर रहा है, भारत का जनमानस आज कितना बदल गया है, भारत का जनमानस अब नए ढंग से कैसे सोच रहा है, इसकी समझ या इसकी पकड़ उनके पास नहीं है। यही वजह है कि इस तरह की बातें करते रहते हैं। नहीं, लेकिन ममता बनर्जी तो एकदम खाटी पॉलिटिशियन है, जमीनी नेता है। वो ये कह रही है कि ये तो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, इसका प्रसारण नहीं होना चाहिए। वही बात अभिषेक मनु सिंघवी भी कह रहे हैं।
उनकी मजबूरी दूसरी है, जो मैंने बताया आपको, एक दूसरे वर्ग को उत्तेजित करने के लिए हर हिंदू आग्रह का विरोध करना। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी का नेता अगर कोई हिंदू भावनाओं के हिसाब से काम कर रहा है, हिंदू परंपराओं का सम्मान कर रहा है, हिंदू आग्रहों के साथ खड़ा हो रहा है, तो उसका इसलिए विरोध करना है ताकि जो दूसरा वर्ग है वो उत्तेजित हो। और दूसरा वर्ग उत्तेजित नहीं हो रहा है, दूसरा वर्ग को उत्तेजित करने के लिए सब करते हैं, लेकिन दूसरे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं ना, वो भी अध्यात्म का अर्थ समझते हैं, वो भी पूजा पद्धति का अर्थ समझते हैं। आप ये कह रहे हैं क्या ममता बनर्जी को हिंदू वोट नहीं चाहिए, सम्मान करते हैं, या अखिलेश यादव को हिंदू वोट नहीं चाहिए? हिंदू वोट तो चाहिए, लेकिन पहले उनको पहली चिंता उनकी मुस्लिम वोटों की है। उनको मालूम है ना कि एन ब्लॉक उनको मुस्लिम वोट चाहिए, एक गट्ठा मुस्लिम वोट चाहिए। उसके लिए जानबूझ के इस प्रकार की बातें करना ताकि मुस्लिम समाज उत्तेजित हो जाए। इसलिए अब मुस्लिम समाज भी इतना कोई उत्तेजित नहीं होता, उसमें भी ठीक है। आज के जो नौजवान हैं, जो थोड़ा सा जोश में रहते हैं, वो लोग होते होंगे, लेकिन सामान्य तौर पर मुस्लिम समाज भी अध्यात्म को समझता है, पूजा पद्धति को समझता है, ध्यान को समझता है, साधना को समझता है, और वो कभी भी इनके झांसे में, इनके बुलावे में, इनके बहकावे में नहीं आएगा। लेकिन ये जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, चाहे ममता दीदी हो या अखिलेश हो या फिर कांग्रेस वाले हों, ये सब बुनियादी तौर पर एक खास वर्ग को पटाने के लिए, उत्तेजित करने के लिए, अपने ताबे में लेने के लिए इस प्रकार की हरकतें करते हैं। और अगर प्रधानमंत्री साधना कर रहे हैं या फिर ध्यान कर रहे हैं या मेडिटेशन कर रहे हैं, तो उसका किसी तरह से विरोध करना कोई ना कोई आधार बना करके, मेरा मानना है कि उनका विरोध निराधार है, और उस विरोध में कहीं से भी कानून का किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं है। वो विरोध जो आचार संहिता की बात करें, आचार संहिता के दरमियान, अगर पूरे चुनाव प्रचार के दरमियान तमाम लोग मंदिरों में जाते हैं, प्रचार खत्म होने के बाद भी हम जो उम्मीदवार हैं मंदिरों में जाते हैं, दर्शन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमको सही रिजल्ट दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिए। जी। तो प्रधानमंत्री अगर अपनी शांति और सुकून की तलाश में वहां जा रहे हैं, और अगर भगवान से कोई विशेष प्रार्थना कर रहे हैं, इस पर किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। ये तो उनका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, संविधान दरअसल एक बहाना चाहिए विरोध करने का, तो वो अध्यात्म ही क्यों ना सही, विरोध इस पर भी हो जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया संजय जी, इंडिया टीवी को समय देने के लिए बहुत धन्यवाद।